Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. हम लोग पार्लियामेंट के फंक्शंस की बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट के कई फंक्शंस हैं। पहला है आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन, देन कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इज अकाउंटेबिलिटी, एक ये फंक्शन है। दूसरा देन फाइनेंशियल फंक्शन, देन अगेन रिप्रेजेंटेशन, डिबेटिंग फंक्शन, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को देखेंगे, देन इलेक्टोरल फंक्शन एंड जुडिशियल फंक्शंस। तो इन सब में हम लोगों ने डिटेलिंग की थी फर्स्ट फंक्शन की जो थी लेजिस्लेटिव फंक्शन। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन में हमने देखा था कि किस तरह से बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे सबसे पहले जो बिल होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में, वेदर इट इज़ ए लोकसभा और राज्यसभा। अगर वो नॉन मनी बिल है तो, अगर मनी बिल होगा तो इट इज़ कंपलसरी कि वो लोकसभा में ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। देन बिल को सेंड किया जाता है कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है। अब कमेटी ज़रूरी नहीं कि कमेटी के पास भेजा जाए, अगर हो सकता है कि नॉर्मल बिल हो तो उसको सीधा हाउस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद उस पर जो है सीधा डिस्कशन शुरू होता है। लेकिन अगर कमेटी के पास भेजी गई तो फिर कमेटी उस पर अपनी रिपोर्ट देगा। तो कमेटी गिव्स इट्स रिपोर्ट। अब जब कमेटी अपना रिपोर्ट देता है तो उसमें पब्लिक का इनपुट भी इंक्लूड करता है। तो ये कमेटी की रिपोर्ट जाती है कहाँ पे? हाउस में, वेदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ पे भी प्रेजेंट किया गया हो पहली बार। फिर लोकसभा या राज्यसभा में जब इसे प्रेजेंट किया जाता है तो अब वो हाउस पे डिपेंड करता है कि वो हाउस उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। तो वो डिपेंड करेगा उस पर कि वो क्या करना चाहता है। अब जनरली क्या होता है कि कमेटीज़ में एक्सपर्ट लोग होते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जनरली बिल में, और पार्लियामेंट में इतना टाइम नहीं होता कि उस बिल पे क्लास बाय क्लास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके थॉरली इस पर डिस्कशन करे। तो जब कमेटी की जो रिकमेंडेशन होते हैं जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो फिर उसके बाद अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो भी, नहीं एक्सेप्ट हुआ तो भी बिल को आगे डिस्कशंस के लिए इंट्रोड्यूस होगा। तब उस बिल पे जो है बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा हाउस में। उसके बाद डिस्कशन के बाद या तो बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे और या रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो बिल इज़ एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, या तो बिल एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। फिर उसको भेज देंगे हाउस में। अगर वो लोकसभा में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको सेकंड हाउस राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। इन केस अगर नॉन मनी बिल है, नॉन मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसको सेकंड हाउस यानी लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। अब जो भी हाउस है वो दूसरी हाउस उस बिल को अप्रूव भी कर सकता है और उसको रिकमेंड कर सकता है कुछ चेंजेस के साथ कि नहीं इसमें ये चेंजेज है, आप इस चेंजेस को कर दीजिए। इन केस अगर वो चेंजेज एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे लोकसभा ने बिल पास किया राज्यसभा को और राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया, अगर वो पास हो गया तो वो सीधा चला जाएगा प्रेसिडेंट के बाद, और प्रेसिडेंट अगर उसे अप्रूव कर देंगे तो वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक केस तो ये। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर वो बिल रिकमेंडेशन के साथ फिर से लोकसभा के पास भेज दिया जाए और लोकसभा उस पर एग्री ना करे, उस रिकमेंडेशंस को चेंज करने के लिए एग्री ना करे, तो फिर उस पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। और उसके बाद फिर ज्वाइंट सेशन में क्या होता है कि जैसे 543 मेंबर हैं आपके लोकसभा के, 250 मेंबर हैं आपके राज्यसभा के, तो जनरली डबल मेंबर है लोकसभा में। तो होता क्या है कि लोकसभा की विल जो है वो प्रिवेल करती है ज्वाइंट सिटिंग में और बिल आसानी से पास हो जाता है। तो उसके बाद अगर ज्वाइंट सिटिंग से पास होगा तो फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट एक तो जनरली वो अप्रूव कर देते हैं, इन केस अगर वो अप्रूव नहीं करते तो वो रिकन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं, और फिर रिकन्सिडरेशन के बाद अगर दोबारा दोनों हाउसेज ने पास कर दिया तो फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास अगर दोबारा गया तो कंपल्सन हो जाता है प्रेसिडेंट को कि वो उस पर साइन करे, और इस तरह से बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है? लॉ में। तो ये हमने छोटा सा रिकैप किया आपका
कि किस तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को हमने देखा। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था उसमें वो था कि लेजिस्लेचर को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इस अकाउंटेबिलिटी, तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है और कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो इसके लिए हमने एक नया प्रोसीजर, जैसे इसका अगर हम डिटेलिंग करें तो देखिए ये है हाउ डज़ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करता है, अगर इसको हम देखें तो जनरली देखो कि लोकसभा में जो भी मेंबर, जो भी पार्टी मेजोरिटी में होती है वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है, या तो कोलिशन की पार्टी है तो उसमें जो मेजोरिटी में होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है वही उसी पार्टी से एग्जीक्यूटिव होते हैं जनरली। अगर कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें जो दूसरी पार्टियां सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट को, उसके मेंबर भी जो है वो एग्जीक्यूटिव में शामिल होते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में जनरली जो मिनिस्टर्स होते हैं और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी उसका पार्ट माना जाता है, बट अभी हम प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर को मान के चलते हैं कि वही एग्जीक्यूटिव में है। तो अब देखो अगर वो पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में है तो उसके पास जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके पास अनलिमिटेड पावर है कि वो अपना जो है मेजोरिटी में है, सपोर्ट है उसे मेंबर्स का, तो वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चला सकते हैं। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि जनरली जो पार्टी होती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, जो कैबिनेट होता है उसके पास सुप्रीम पावर हो जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कैबिनेट होता है वो सुप्रीम पावर होता है। तो इस तरह से एक चांसेस ये बनते हैं कि कैबिनेट जो है वो डिक्टेटरशिप कर सके, इसके चांसेस होते हैं। इन सच ए सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लिप इनटू अ कैबिनेट डिक्टेटरशिप, क्योंकि सारा जो डिसीजंस है, कोई भी गवर्नमेंट बिल पेश करती है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स, जैसे एचआरडी मिनिस्ट्री अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इशू है तो वो एचआरडी मिनिस्टर अप्रूव करेगी। ऐसे ही जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो अपना रेलवे से रिलेटेड कोई भी बिल होगा उसको पेश करेंगे। तो अलग अलग मिनिस्ट्री जो होती है वो बिल पेश करते हैं और उस पर फिर वो वही बिल जो है जब पास हो जाता है तो लॉ बन जाता है। तो एक प्रकार से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो मेन गवर्नमेंट होती है वो कैबिनेट की गवर्नमेंट बोली जाती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, क्योंकि जो मेन एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कैबिनेट ही होती है और कैबिनेट के पास जो है सुप्रीम पावर होता है। तो इस तरह से कैबिनेट अपना डिक्टेटरशिप भी जो है वहाँ पे कर सकता है। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या होगा कि जो पार्लियामेंट है वो इस कैबिनेट पे एक विजिलेंट, एक एक्टिव सुपरविज़न करे, एक नज़र बनाए रखे कि व्हाट आर द वर्क दे आर डूइंग। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव को किस तरह से इफ़ेक्टिवली चेक किया जाए, इसको करने के लिए क्या करता है पार्लियामेंट, अलग अलग तरीके से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उसमें जो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे बेटर है वो है कि द पावर एंड फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेटर एज अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफेक्टिवली एंड फियरलेसली। इसमें जो पार्लियामेंट होती है उसके पास ये पावर होता है कि वो इफ़ेक्टिवली और इंडिपेंडेंट होकर फियरलेसली गवर्नमेंट से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल लें, जैसे नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर वाट एवर द मेंबर हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर में कोई कुछ भी मेंबर बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और इसी को बोला जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, यानी पार्लियामेंट के अंदर आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और उसके खिलाफ आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब ये प्रिविलेज आपको कितना मिलेगा ये डिसाइड करता है कौन? तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब हो गया लोकसभा में जो स्पीकर है। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपके पास कितना प्रिविलेज है, कब आप जो है
प्रिविलेज को भी ब्रीच करते हैं। ब्रीच करने का मतलब उस प्रिविलेज को तोड़ना, मतलब जितना आपको छूट दी गई उससे आगे चले जाना, वायलेट करना उस प्रिविलेज को। तो इस चीज़ को ना, जैसे कुछ ह्यूमिलेटिंग वर्ड या फिर कुछ ऐसे वर्ड जो थोड़ी से गाली टाइप में हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आता है। और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करते हैं आपके स्पीकर। और इस तरह के प्रिविलेज का क्या मेन पर्पज है? तो मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेज इज टू इनेबल मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। इसका ये है कि जैसे अगर आपके पास इतना प्रिविलेज है तो आप किसी भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं फियरलेस होके कि आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज़ों को कैसे पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, देख लेते हैं। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी और उनके ऊपर कंट्रोल करता है। पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, दूसरा है अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ लॉस, तीसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड फोर्थ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये 4 जो इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट के, इसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है। अब देखिए डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन ये क्या है? ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस जब लॉ बनाया जाता है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड वेज इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। क्या मतलब है इसका? कि जैसे जब लॉ के बिल पेश होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसमें अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी बात रखते हैं कि कैसे इस बिल को पेश किया जाएगा, गवर्नमेंट की इस बिल को लाने के पीछे क्या उसकी मंशा क्या है, करना क्या चाहती है गवर्नमेंट। तो ये सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स पे क्वेश्चंस करते हैं कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अपार्ट फ्रॉम deliberating ऑन बिल्स, कंट्रोल्स में आल्सो भी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशंस इन द हाउस। तो जो नॉर्मल डिस्कशंस होते हैं उसमें भी जो है ये इस पे कंट्रोल करते हैं। फिर एक होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में जो है पार्लियामेंट के सेशन में जो क्वेश्चन आवर होता है, उस टाइम पे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस रेज करते हैं और उसमें मिनिस्टर्स जो है वो आंसर करते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है क्वेश्चन आवर का, कि क्वेश्चन आवर में बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे आजकल राज्यसभा टीवी पे क्वेश्चन आवर करके एक एपिसोड चलता है, उसमें वो क्वेश्चन आवर के टाइम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर वो एक पूरा एपिसोड बनाते हैं सीरीज़, कि किस तरह से कौन कौन से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे गए और कहाँ पर और उसका आंसर क्या आया। तो ये RS TV पे आजकल राज्यसभा बड़ा बढ़िया चलता है। अगर आपको क्वेश्चन आवर पे और डिटेलिंग देखनी है तो आप उस प्रोग्राम को डाल सकते हो, उस प्रोग्राम को यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। और कि क्वेश्चन आवर पे जैसे अभी रिसेंटली कौन से मिनिस्टर्स ने किस चीज़ को लेके एक इशू कौन से क्वेश्चंस रेज किए, क्या उसका आंसर आया। तो उसमें स्टार्ड एंड अनस्टार्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें रिटन एंड ओरल आंसर दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आवर और जीरो आवर्स एक ऐसा टाइम होता है जिसमें मिनिस्टर आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चंस करते हैं, जो बिल है उस पर नहीं बल्कि कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी इस समय इंपॉर्टेंट इशूज़ हो करेंट टाइम में, वहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मिनिस्टर्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो आंसर करें। तो ये देखो, दो द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, लेकिन उसमें वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम मिनिस्टर्स पे क्वेश्चंस करके और हम उन पे विजिलेंस करते हैं, उन पे ध्यान रखते हैं कि व्हाट आर द वर्क दे आर डूइंग, कितना इफेक्टिव वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखते हैं। और ये भी देखा गया है कि क्वेश्चन आवर्स में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं, और क्वेश्चन आवर्स में देखा गया है कि जो अटेंडेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। जनरली जो अटेंडेंस होती है लोकसभा में या राज्यसभा में डिस्कशन के दौरान, उसमें क्वेश्चन आवर्स में सबसे ज़्यादा उनका प्रेजेंटेशन यानी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो रेलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं और मिनिस्टर्स उसके आंसर्स करते हैं। तो जैसे
पब्लिक इंटरेस्ट को लेके जैसे प्राइस राइज हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, एक्ट्रोसिटीज़, वीकर सेशंस पे कुछ अगर चल रहा है अगर, या रॉयट्स हो गया है, ब्लैक मार्केटिंग जो हो रही है, इस तरह के बहुत सारे इशूज़ वो उठाते हैं और इसमें वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। और उनका मैक्सिमम कोशिश ये होता है कि किस तरह से गवर्नमेंट से हम नई नई चीज़ें या गवर्नमेंट से नए इन्फॉर्मेशंस ले सकें। तो इस क्वेश्चंस के थ्रू ये वो कोशिश करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें वो गवर्नमेंट पे अलग अलग तरीके से दबाव भी बनाते हैं, जैसे वॉक टू द वेल, जो स्पीकर का जो स्पीकर जहाँ बैठते हैं उसके आसपास जो एरिया है वहाँ तक चले जाते हैं प्रोटेस्ट करते हुए, कभी कभी वॉकआउट कर जाते हैं लोकसभा से या राज्यसभा से अपनी बात को, अपने पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली रेज करने के लिए वॉइस भी रेज करते हैं। इस तरह से वो गवर्नमेंट को पॉलिटिसाइज करती है। ये पॉलिटिकल टेक्निक है जिसके थ्रू वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि वो उनकी बात को मान ले। तो ये हो गया आपका कि कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। दूसरा है अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ लॉ। देखिए जनरली क्या होता है अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज में कि जैसे जो भी लॉ है वो लोकसभा में जनरली गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में होती है, चाहे वो कोलिशन की गवर्नमेंट हो या फिर नॉर्मली अगर एक पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो मेजोरिटी में है तो आसानी से लोकसभा में बिल पास हो जाता है। लेकिन ये जो बिल पास होता है इसमें काफ़ी डिबेट और डिस्कशंस होते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे इंटेंस बार्गेनिंग होती है, निगोशिएशन होता है एमंग द रूलिंग पार्टी एंड कोलिशन पार्टीज़ और इवन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में। तो गवर्नमेंट है जो और अपोजिशन पार्टी उनके बीच में भी निगोशिएशंस होता है। ये कब, जैसे लोकसभा में मान लीजिए पार्टी जो है मेजोरिटी में है तो उसने अपनी बिल को पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में जनरली पार्टियाँ मेजोरिटी में नहीं होती। उस कंडीशन में बहुत सारी पार्टियों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जिससे कि वो राज्यसभा में अपने बिल को पास करा सकें। तो देखिए जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 1977 में, उसको राज्यसभा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी बिल को पास करवाने में। ऐसे एनडीए की गवर्नमेंट 2000 में आई थी जब, तो उसे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी बिल को पास कराने में। खासकर जो एक इनका बिल था लोकपाल बिल और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, इन दोनों को पास कराने में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लोकपाल बिल वो पास नहीं हो पाया था और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल भी रिजेक्ट हो गया था राज्यसभा में। तो इस तरह से अगर अपोजिशन की पार्टियां फेवर ना करें तो जनरली कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट नहीं होता बहुत आसानी से। तो बहुत सारे कंसेशंस इसी चक्कर में जो है बहुत सारी अपोजिशन की पार्टियां कंसेशंस ले लेती हैं गवर्नमेंट से। तीसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल आप जानते हैं कि लोकसभा में जनरली जो है मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में पास होता है और लोकसभा में जनरली मेजोरिटी में होती है गवर्नमेंट। तो इस तरह से वो आसानी से जो है गवर्नमेंट बजट को जो है पास करा ले, मनी बिल को पास करा लेते हैं। लेकिन ऐसे ही मनी बिल पास नहीं होता है। थियरेटिकल देखें तो मनी बिल तभी पास होगा जब उसमें बहुत ही सही तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाएगा गवर्नमेंट का प्लान वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली कभी भी मनी बिल को रोका नहीं गया है क्योंकि पार्टी जो होती है वो मेजोरिटी में होती है और आराम से नंबर ऑफ़ पीपल उसके ज़्यादा होते 50+ और वो आराम से पास हो जाता है। इन केस वो पास हो गया तो पास होने के बाद जनरली इसमें जो है दूसरी पार्टियां जो होती हैं यानी अपोजिशन की पार्टियां, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जैसे चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको CAG बोलते हैं या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती हैं वो जनरली इस पे ध्यान रखती हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रही है, कहाँ से पैसे रेज कर रहे हैं। इस तरह से उस पर क्वेश्चंस हो सकते हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन होता है, एक विजिलेंस होती है, भले ही वो बहुत ज़्यादा उसमें रोक नहीं लगा सकते। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज़ टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट। मनी बिल पे रोक लगा सकती है बट दिस सेल्डम हैपेंस, लेकिन ये बहुत ही कम हुआ है कि ऐसा हो कि मनी बिल पे रोक लग जाए, क्योंकि जनरली मनी बिल लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा में मेजोरिटी में गवर्नमेंट होती है। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन।
नो कॉन्फिडेंस मोशन में जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो मेजोरिटी में होती है, ये भी जो है एक प्रकार का थियोरेटिकल ज़्यादा है। तो इसमें एक लाइन लिखी है कि इट इज़ फिक्शनल रैदर देन रियल। तो जनरली ये फिक्शनल है, इमेजिनरी है। जनरली लोकसभा में पार्टी जो है मेजोरिटी में होती है तभी गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप पेश कर दिए तो इसका मतलब है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल अगर ये साइन कर दे कि हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है तो उस गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना है। लेकिन जब पार्टी ऑलरेडी मेजोरिटी में है तो बहुत कम चांस है कि उसके खुद की पार्टी के लोग उसके खिलाफ हो जाएं। ये कब होता है, जैसे कोलिशन की गवर्नमेंट है तब चांसेस होते हैं कि अपोजिशन पार्टियां जो सपोर्ट कर रही हैं, जो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट को, हो सकता है वो नाराज़ हो, इस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन में वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए और गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़े। तो चांसेस हैं बट बहुत कम चांसेस होते हैं। और ख़ासकर इसका यूज जनरली जो है वो जब कोलिशन की गवर्नमेंट होती तभी इसको एक्सरसाइज किया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा पॉइंट। आई होप कि आपको एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे इसकी अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।